पैसिव वॉइस। क्या है ये पैसिव वॉइस? पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय होना, मतलब कोई भी काम नहीं करना, है ना। पैसिव का ऑपोजिट होता है एक्टिव, और उसका मतलब होता है सक्रिय होना, काम करने योग्य होना। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि अभी तक हमने जिस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ा या सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा है वो हम एक्टिव में थे। इसका मतलब ये था कि जो हमारा कर्ता था या सब्जेक्ट वर्ड था वो एक्टिव था, वो काम कर रहा था। अगर आपको याद हो तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता था, एस वी ओ। इसमें होता था एक सब्जेक्ट वर्ड, जिसे हिंदी में हम कर्ता कहते थे, जो कि हमारा मेन वर्ड या मेन आप कह सकते हैं चीज या व्यक्ति या वस्तु होती थी जो ये काम कर रही होती थी, जो यहां पर इस वर्ब के माध्यम से बताया जाता है। उस काम को करने वाला ये सब्जेक्ट वर्ड होता था। और ये जो अदर वर्ड्स हम पढ़ते थे इनमें हमने कभी आपको बताया होगा कि एक ऑब्जेक्ट करके एक चीज होती है। जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट करके भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, जो अदर वर्ड्स में हमने संलग्न कर दिया था, साथ में कर दिया था अदर वर्ड्स में। क्योंकि इस अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट के अलावा और भी चीजें होती हैं, कॉम्प्लीमेंट होता है, कुछ कुछ होता है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस अदर वर्ड्स में से ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, इसके बारे में हमें बात करना है यहां पर। तो जो ऑब्जेक्ट होता था वो क्या होता था? वो इस वर्ब का जिस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता था, जिन चीजों के ऊपर जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है इस सेंटेंस में, उसका जो प्रभाव पड़ता था वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता था। और यहां पर भी इस ऑब्जेक्ट में भी एक ऑब्जेक्ट वर्ड करके होगा, जो कि कोई वस्तु या कोई किसी इंसान का नाम होगा, जहां पर कोई संज्ञा होगी जिस पर इस कार्य का प्रभाव पड़ रहा होगा। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड होता था वो जो कर्ता होता था वो एक्टिव होता था। सब्जेक्ट वर्ड मतलब कर्ता, जो क्रिया कर रहा है, तो वो क्रिया करता था। हमने अभी तक ये पढ़ा है। अब हम आपको एक दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ले जा रहे हैं जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर थे उन्हें हम एक्टिव वॉइस में कहते थे, उन सेंटेंसेस को। यहां पर हम जा रहे हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव जैसे मैंने बताया कि निष्क्रिय है, तो थोड़ा सा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हम इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पे जो सब्जेक्ट वर्ब और जो अदर वर्ड्स होंगे उनमें जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव नहीं होगा, वो क्रिया नहीं कर रहा होगा। जो काम यहां पे बताया गया है वो वह काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि इस क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा होगा। उल्टा हो गया, यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता था और सब्जेक्ट वर्ड काम करता था। अब हम बोल रहे हैं कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अंदर होगा, उसके साथ और भी चीजें हो सकती हैं जो उस ऑब्जेक्ट वर्ड को डिस्क्राइब करें, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा होगा। समझ रहे हैं आप? और जो अदर वर्ड्स हैं उनमें कहीं पर सब्जेक्ट वर्ड हो सकता है, मतलब कर्ता हो सकता है, जो जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। और बाकी कॉम्प्लीमेंट्स जैसे कि हमने यहां पर देखे थे, जो पूरक होते हैं, जो सेंटेंस को पूरा करते हैं, जो सब्जेक्ट या वर्ब के बारे में हमें और चीजें बताते हैं, वो अदर वर्ड्स के अंदर यहां पर भी होंगे। तो खैर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करना है। बात हमें सिर्फ इन दो शब्दों के बारे में करना है। यहां पर एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता था, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता था। यहां पर जो काम कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जिस पर काम हो रहा है या जो काम को झेल रहा है, जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो गया है, वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो इन तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो
निष्क्रिय मुद्रा में होता है, निष्क्रिय मोड में होता है, पैसिव मोड में होता है, उसे हम पैसिव वॉइस में कहते हैं, उसे हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहेंगे। बात यह है कि इसमें जो वर्ब का स्ट्रक्चर होता है ये इस वर्ब के स्ट्रक्चर से अलग हो जाता है। और अभी तक हमने जो टेंसेस पढ़े थे जिसमें हमने किसी को सिंपल प्रेजेंट या पास्ट में और वगैरह वगैरह जो टेंसेस हमने इस्तेमाल किए थे, वो टेंसेस यहां पर भी होते हैं, लेकिन जो वर्ब फॉर्म होता है उन टेंसेस में वो इन दोनों में अलग अलग हो जाता है, वो वैसा नहीं होता जैसा एक्टिव में था। तो हमें यही समझना होगा, और ये दोनों में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और वहां से आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि क्या अंतर है। दूसरा, जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तब कैसा दिखाई पड़ेगा, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लड़का पढ़ाया जाता है, पत्र लिखा जाता है, किताब लेखक के द्वारा लिखी जाती है। ये तीनों चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ये बता रही हैं कि काम अभी हो रहा है, लेकिन जो भी काम हो रहा है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। लड़का पढ़ाया जाता है, यहां पर लड़के को पढ़ाया जाता है, ये भाव आ रहा है। इसको कौन पढ़ा रहा है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी कर रहा है उसके बारे में तो यहां पे हमने कोई बात की नहीं है, जिस पर एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके बारे में ही बात करना चाहते हैं। पत्र लिखा जाता है, कौन लिख रहा है, किसके द्वारा लिखा जाता है, ये हम नहीं देख रहे हैं। लेखक के द्वारा लिखी जाती है, किताब लेखक के द्वारा लिखी जाती है। यहां पर हम बता रहे हैं कि क्रिया करने वाला है कौन, और क्रिया किसके ऊपर हो रही है ये तो हम पहले ही हाईलाइट कर रहे हैं। किताब लिखी जाती है भी एक सही सेंटेंस होता, जो इस सेंटेंस के अर्थ को बताता। हमारा मकसद क्या है ये सेंटेंस लिखने का या इस तरह के सेंटेंस लिखने का, हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि क्रिया से किसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। हम यहां पर कर्म को हाईलाइट कर रहे हैं। कर्म क्या होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, तो हम यहां पर कर्म को हाईलाइट कर रहे हैं। कर्ता ने कर्म को, जो आप अगर पढ़ेंगे तो जिसपे क्रिया होती है या काम होता है वो कर्म होता है, उसके ऊपर इफेक्ट आते हैं। हमने हिंदी में भी जब हम शायद प्रीपोजिशंस के बारे में बात कर रहे थे तब हमने इसके बारे में बात की थी। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म है या कर्ता है, आप ये समझ जाएं कि ये शब्द पे इफेक्ट आ रहा है जो भी क्रिया हो रही है इस सेंटेंस की। तो बस यही इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर अगर आपको प्रेजेंट सिंपल याद हो, एक्टिव वॉइस वाला, तो वहां पर क्या था, वहां पर सिर्फ एक मेन वर्ब होता था और साथ में है होता था। यहां पर ये मेन वर्ब है और उसके साथ एक सहायक क्रिया जुड़ गई है जो हर सेंटेंस में जुड़ी हुई है। मेन वर्ब के साथ आ लगा दिया गया है या ई लगा दी गई है। अब देखेंगे यहां पर भी आ ही लगाया गया है, लेकिन ये जो पढ़ा शब्द है उसको लिखने का तरीका यहां पे पढ़ाया होगा। ये हमने प्रेजेंट सिंपल में भी कहीं कहीं नोटिस किया था। तो ये कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, या जो हमने लगाया है ये बस इसी का फॉर्म है, आ लगाने का फॉर्म। जाता है जो है ये सहायक क्रिया है, जाता भी सहायक क्रिया है भी सहायक क्रिया है। आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस में जा धातु जो होती है, जो गो का मतलब होता है जाना, और इसमें से अगर मुख्य धातु पूछी जाए या फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा जाए तो वो होगा गो, जिसका हिंदी में अर्थ बनेगा जा। तो आप देखेंगे कि इन सारे पैसिव वॉइस में जो सहायक क्रिया एक आई है जो बताती है कि ये पैसिव वॉइस में है या फिर ये कर्म वाच्य वाली स्थिति में है वाक्य, वो उसके लिए हम जा धातु का इस्तेमाल करेंगे। जो सहायक क्रिया होगी वो जा वाली होगी, और ये जा वाली जो सहायक क्रिया है ये हमेशा आप देखोगे एक्टिव टेंस, एक्टिव वॉइस के
जो भी टेंस होगा, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में टेंस कैसे डिफाइन किया था हमने? लड़का पढ़ता है, तो वहां पे पढ़ता मुख्य धातु के साथ ता लगा दिया था और है लगा दिया था। यहां पर जा धातु के साथ ता लगा दिया और है। तो ये जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं पैसिव में, वो ये सिर्फ एक तरह से रूल है ताकि अगर आप कंफ्यूज ना हो कि सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। जो सहायक क्रियाएं हैं यहां पर जाता है, या आप नीचे देखेंगे, नीचे आप देखेंगे कि है जा रहा है। तो ये जा रहा है जो है, ऐसा ही हमें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा टेंस फॉर्म दिखता था। यहां पर ये हमारा टेंस फॉर्म नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये हमारी मुख्य क्रिया नहीं है। हमारी मुख्य क्रिया तो यहां पर है, बेस फॉर्म प्लस आ के साथ है, बेस फॉर्म प्लस ए के साथ है, बेस फॉर्म प्लस ई के साथ है। छापा, उसमें ई लगा दिया है हमने, छापी है ना, छाप, सॉरी छाप, उसमें हमने बड़ी ई लगा दी है, तो छापी बन गया है। तो जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात है कि जो ये फॉर्म बनता है वो जा धातु की सहायता से बनता है। लड़का पढ़ाया जाता है, पत्र लिखा जाता है, किताब लेखक के द्वारा लिखी जाती है। फिर हम ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। लड़का शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, खेत जोते जा रहे हैं, तो ये सहायक क्रिया है यहां पर तीनों, और ये मुख्य क्रिया है। किताबें छापी जा रही हैं, सहायक मुख्य। तो आप देखोगे सहायक जो क्रियाएं हैं वो तो फॉलो कर रही हैं एक्टिव वॉइस के टेंस फॉर्म का, जो वहां पर मेन वर्ब का टेंस फॉर्म होता था, और जो आपकी मुख्य क्रिया है वो एक स्ट्रक्चर के साथ आ रही है। मुख्य क्रिया में आप मूल धातु में आप ए जोड़ दे रहे हैं, यहां पर मूल धातु में आप आ जोड़ दे रहे हैं जो या के फॉर्म में आ रहा है, मूल धातु में आप ई जोड़ दे रहे हैं, बड़ी ई। वैसे ही लड़का पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका, तो ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारी सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब है। यह लड़का पढ़ाया गया है, तो यहां पर आप गया है वाला फॉर्म भी देख सकते हैं। अगर आप, यही चीज हमने एक्टिव टेंस में भी पढ़ी थी। या तो हम मुख्य क्रिया चुका है लिखते थे, मूल धातु के रूप में होती थी मुख्य क्रिया, या फिर हम इस तरह से लिखते थे, मूल धातु में आ ऐड करके साथ में फिर है लगा देते थे। तो खैर यहां पर तो ये सहायक क्रियाएं हैं, ये हमारी मुख्य क्रिया है जो कि एक अलग फॉर्म में, हम नीचे फॉर्म देख लेते हैं क्या है। लेकिन आप देखोगे ये फॉर्म सभी जगह सेम होगा, पढ़ाया पढ़ाया ही रहेगा, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो या वो परफेक्ट हो, या फिर वो सिंपल प्रेजेंट में भी अगर आप देखोगे तो पढ़ाया ही होगा। सो मुख्य क्रिया यहां चेंज नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ सहायक क्रियाएं बदल जा रही हैं। पत्र लिखा जा चुका है या पत्र लिखा गया है, तो जा चुका है, लिखा, लिखा सेम रहेगा। किताब लेखक के द्वारा लिखी जा चुकी है, ताजमहल शहंशाह के द्वारा बनवाया गया है। तो यहां पर हमें बस कुछ चीजों को याद रखना है। पहला कि यहां पर जो एक्शन कर रहा है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, जो एक्शन हो रहा है वो दिखाई पड़ेगा। दूसरा, अगर समझ में ना आए तो बस ये फॉर्म याद रखिएगा, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब जा धातु से शुरू होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो जा धातु से शुरू हो रहा है, जाता है, जा रहा है, या फिर आप कहोगे जा चुका है या गया है। तो ये भी गया जो फॉर्म है वो जा धातु का ही फॉर्म है, पास्ट टेंस है ना। तो बस यही ध्यान में रखना है, जा चुका है या जा जहां दिखाई दे जाए आपको सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में जा हुआ कैसे पता चलेगा? उसके पहले कोई ना कोई एक मुख्य क्रिया होगी जो बता रही होगी कि मेन काम क्या हो रहा है सेंटेंस में। तो अब इनका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं और फिर रूल्स को समझ लेंगे कि क्या रूल्स हैं। सिंपल प्रेजेंट देखते हैं सबसे पहले। लड़का पढ़ाया जाता है, इसका ट्रांसलेशन होगा बॉय इज टॉट। पत्र लिखा जाता है, लेटर इज रिटन। किताब लेखक के द्वारा लिखी जाती है, बुक इज रिटन बाय एन ऑथर। बाय एन ऑथर, अगर प्रीपोजिशंस याद हो तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि के द्वारा का ट्रांसलेशन बाय होता है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये के द्वारा का जो ट्रांसलेशन होगा ये आपको स्पेशल केस में ही दिखा करेगा,
जब वाक्य हमारा कर्मवाची हुआ करेगा, मतलब पैसिव वॉइस में हुआ करेगा। किताब लेखक के द्वारा लिखी जाती है, बुक इज रिटन बाय एन ऑथर। अब बुक जो कि लिखी जा रही है, जिस पे क्रिया हो रही है, वो हमारा सब्जेक्ट है, जो क्रिया कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है सेंटेंस में। इज रिटन ये हमारा वर्ब फॉर्म है, इज टॉट इज रिटन ये हमारा वर्ब फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल का वर्ब फॉर्म है। ये टॉट या रिटन ये कौन सा फॉर्म है? जो हमने पहले जो वर्ब फॉर्म्स पढ़े हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें ये कौन सा फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो यहां पर अच्छी बात क्या है, आप देखोगे नीचे सब जगह जैसा कि पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में सेम रहे, वैसे ही ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हर जगह रहेगा। सिर्फ बदलेगा क्या? सहायक क्रियाएं बदलेंगी, हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। जैसे कि जाता है, जा रहा है बन गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वैसे ही इज कुछ और बन जाएगा। तो बस इतनी चीजें याद रखना है। हमने टेबल दिखा रखा है तो आपको परेशान भी नहीं होना है। लड़का पढ़ाया जाता है, बॉय इज टॉट, पत्र लिखा जाता है, लेटर इज रिटन। तो अगर आपको इज के साथ या आर के साथ या वॉज के साथ या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक्टिव वॉइस में तो हमने पढ़े ही नहीं थे। अगर आप एक्टिव वॉइस के सारे टेंस फॉर्म देखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी इज, आर, एम या वॉज, वर, इनके साथ कहीं पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये वाला फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ हैज या हैव के साथ आया था प्रेजेंट परफेक्ट में, एक्टिव वॉइस में। यहां पर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सारे टेंसेस में दिखाई पड़ेगा, सिर्फ बदलेगा ये। तो ये पहचानना बहुत आसान है। जब भी आपको हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव, इनके साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई पड़ता है, सिर्फ यही है, इनके साथ और बीच में और कुछ भी नहीं है, और भी सहायक क्रियाएं नहीं है। क्योंकि एक नीचे आप फॉर्म देखेंगे जिसमें एक सहायक क्रिया के साथ ये सब मिलते हैं। इनके साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखता है, मतलब हम काय में हैं, एक्टिव वॉइस में हैं। इसके अलावा, इन शब्दों के अलावा, अगर इन सब के साथ हमें या किसी और, अभी आप नीचे देखोगे हम आपको बताएंगे, उनमें अगर आपको किसी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई पड़ता है तो वो हम पैसिव वॉइस में पहुंच गए। बस इतना सा रूल याद रखना है आपको। तो छात्र पढ़ाए जाते हैं, किताब लेखक के द्वारा लिखी जाती है। अ बुक इज रिटन बाय एन ऑथर। छात्र पढ़ाए जाते हैं, स्टूडेंट्स आर टॉट, है ना। सो ये तो आप कर लेंगे। हम इस रूल को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। क्रियामूल, मतलब क्रियामूल क्या होता है? जैसे टू राइट का मतलब होगा लिखना, ये हमारा इन्फिनेटिव है। इसमें से अगर हम टू हटा देंगे, सिर्फ राइट बचेगा, तो हमें इस ना को हटाना पड़ेगा। यही जो शब्द बचता है ना हटाने के बाद, लिख, ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, या फिर आप कह सकते हैं रूट है वर्ब का। वैसे ये भी हमारा क्रियामूल है, ये धातु है जिससे बाकी सारे वर्ब बनते हैं। तो ये जो है ये होता है क्रियामूल। तो क्रियामूल के साथ आ की संधि होगी, मतलब ये दोनों चीजें साथ में आएंगी। उसके साथ आपको ये सहायक क्रियाएं दिखेंगी, जाता है, या फिर ई की संधि होगी और ये सहायक क्रिया होगी, ए की संधि होगी, ये सहायक क्रियाएं होंगी, जाता है, जाती है, जाते हैं। धातु अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहां पर दिखाई पड़ेगी। इसका ट्रांसलेशन होगा इज, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। बाकी सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा,
और ध्यान रखें यहां सब्जेक्ट वह चीज है जिसपे क्रिया हो रही है। तो खैर उसमें दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा, जो वाक्य दिखाई पड़े उससे इंटरप्रेट कर लीजिएगा कि इस चीज पे तो काम हो रहा है ना। इस रूल को याद रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सब्जेक्ट वाले जो शब्द हैं उनका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट की जगह पे कर दीजिएगा, और बाद के जो शब्द हैं तो वर्ब फॉर्म तुमने बता ही दिया है। जो ये बीच के शब्द हैं जो अदर वर्ड्स हैं उनका ट्रांसलेशन अदर वर्ड्स की तरह आखिरी में कर दीजिएगा। बस जो चीज पहले सीखी थी वही चीज, कुछ नया नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म को देखते हैं। लड़का शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अ बॉय इज बीइंग टॉट बाय अ टीचर। खेत जोते जा रहे हैं। फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड। किताब छापी जा रही है। अ बुक इज बीइंग प्रिंटेड। इज बीइंग, आर बीइंग, इज बीइंग, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। के द्वारा आया है तो बाय आ टीचर। आ टीचर जो है आपका यहां से आ रहा है। तो मिल गया फॉर्म। क्रियामूल आ जा रहा है, तो अब देखिए क्रियामूल प्लस आ ऊपर भी था, यहां पे भी है। ई वाला भी फॉर्म वहां पे था, यहां पर है। ए वाला फॉर्म भी वहां पे था, यहां पर भी है। सिर्फ ये बदल रहा है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो वाला फॉर्म है जा धातु के लिए। ठीक है। इज आर प्लस बीइंग, इसको याद रखना है आपको। ऊपर था इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर बस ये बीइंग जुड़ गया है। आर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर दिखाई पड़े, सबसे पहले तो इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का कोई सा भी दिखाई पड़ता है तो समझ जाइएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, ये हमारा एक्टिव वॉइस नहीं है। और बीइंग अगर दिख जाता है तो और पता चल जाएगा कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो याद कर लीजिए, इस फॉर्म को पॉज कीजिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है पूरी चीज को फिर से देखिए और खुद इन चीजों को अब इंटरप्रेट कीजिए। हम ये चीज बहुत दिनों से कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, लड़का पढ़ाया जा चुका है और लड़का पढ़ाया गया है। अ बॉय हैज बीन टॉट, पत्र लिखा जा चुका है और पत्र लिखा गया है। अ लेटर हैज बीन रिटन। हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट में देख चुके हैं। यहां पर बस ये बीन जुड़ गया है। सब जगह आप देखोगे हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, बीन जुड़ गया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव प्लूरल है। हैज बीन या हैव बीन वाला कौन सा फॉर्म था? इसके साथ लेकिन जो चीज हुआ करती थी, जो हमने पहले यहां एक्टिव वॉइस में पढ़ी थी, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थी, वो जो मेन वर्ब होता था वो कैसे होता था? आईएनजी के फॉर्म में होता था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी साथ में हुआ करता था। याद आया आपको? हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग फॉर 5 hours। वहां पर ही हैज बीन राइटिंग, तो पहले समझ जाइए ही हैज बीन राइटिंग, तो ही जो है वही लिख रहा है, तो वो पैसिव में तो हो नहीं सकता है। यहां पर अ लेटर हैज बीन रिटन, तो सबसे पहले तो ये थर्ड फॉर्म आ गया है, तो थोड़ा सा चौंक जाइएगा। थर्ड फॉर्म के साथ अगर सिर्फ हैज है तो एक्टिव वॉइस है, बट अगर बीन भी लगा हुआ है थर्ड फॉर्म के साथ, मतलब हम पैसिव वॉइस में पहुंच गए हैं। ऐसे पहचानना होगा आपको। फील्ड्स हैव बीन प्लाउड, सो ये खत्म करता है कहानी को। हैज, हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो खास बात है पैसिव वॉइस की कि हर जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखेगा, और आपको एक और सहायक क्रिया हर जगह जुड़ जाएगी, जो कि प्रेजेंट, जो कि एक्टिव वॉइस में नहीं होती थी। सो एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैज या हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, लेकिन यहां पे एक सहायक क्रिया जुड़ जाएगी। वहां पर खैर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो फॉर्म ही अलग है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता था, तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता है। साथ में यहाँ पर ये बीइंग भी आ गया है, और प्रेजेंट सिंपल तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसी तरह से आपको प्रेजेंट, इसी तरह से आपको पास्ट टेंस में भी चीजें दिखेंगी। हमने हर टेंस को अब ऐसे करके नहीं दिखाया है, क्योंकि ये सब अब आप कर सकते हैं। हमने बस एक टेबल जो कि हमने
एक्टिव वॉइस के लिए भी बनाया था, वो टेबल बनाया है, उसे देखते हैं और बात क्लियर हो जाएगी फिर। थैंक यू।